तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में क्या क्या चीजें थी, तो मेन मैं आपको टॉपिक वापस बताता हूँ क्या क्या था। एक तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन थी, तो अपन ने उसमें 3 डेफिनेशन बनाई थी। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग आ गए थे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। 4 फैक्टर इसमें देखे थे अपने, नेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें प्रेशर का इफेक्ट बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ इसमें आ गया था, तो अपने हेनरीज लॉ, उसकी एप्लीकेशन, ये सब देख लिए। ठीक है, इस तरह से अपना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड वाला टॉपिक अब कंप्लीट हो गया। और अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, यानी कि सेकंड टाइप का जो सॉल्यूशन है ना। तो नेक्स्ट है अपना सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ठीक है, आ रही है समझ में। तो डेफिनेशन तो अपने किसी भी सॉल्युबिलिटी की जनरल डेफिनेशन अपने बना ही ली है ना। क्या थी डेफिनेशन, कोई भी डेफिनेशन बनानी हो सॉल्युबिलिटी कैसे करते थे अपन, वही बात क्या, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in per unit amount of किसका है ना, पर यूनिट अमाउंट बोल दो या डेफिनेट बोल दो, पर यूनिट अमाउंट या डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म कैसा सॉल्यूशन, टू फॉर्म a saturated solution at constant conditions of temperature and pressure, constant conditions of temperature and pressure है ना। किसी भी सॉल्युबिलिटी की जनरल डेफिनेशन है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो कि डिजोल्व है किसके अंदर, डिजोल्व इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी सॉल्युबिलिटी की, चाहे वो गैस इन लिक्विड की हो, चाहे वो सॉलिड इन लिक्विड की हो, सबके लिए जनरल डेफिनेशन ये होती है हमारी। ठीक है, अब हमारा जो है सॉल्यूशन जो भी हमने कंसिडर कर रखा है, सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, सॉलिड्स इन लिक्विड सॉल्यूशंस है ना। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कर रहे हैं। तो अब डेफिनेशन में थोड़ा सा अपन को मॉडिफिकेशन करना है, क्या चेंज करना है ना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की जगह पर अपन क्या कर देना है, मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट कौन सा है, सॉलिड, तो सॉलिड आप चाहो तो इसको सॉलिड सॉल्यूट भी बोल सकते हो है ना, सॉल्यूट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट डिजोल्व इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, आप इसको लिक्विड कर दो है ना, लिक्विड सॉल्वेंट, definite amount of liquid solvent to form a saturated solution at constant condition of temperature and pressure है ना। अब जबकि क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड है, अब सॉलिड्स पे प्रेशर का इफेक्ट होता नहीं क्योंकि सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, इसलिए प्रेशर की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, तो केवल क्या रह जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो एट कांस्टेंट, सीधा टेम्परेचर बोल सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर। आगे ठीक है, तो वही डेफिनेशन। इसमें पर यूनिट अमाउंट की भी अगर बात करें तो फिक्स अमाउंट ले लिया जाता है, जनरली कितना ले लिया जाता है, 100 ग्राम। कितना, 100 ग्राम। तो अब डेफिनेशन बनाए तो कैसे बनेगी, द मैक्सिमम, अब अपन डेफिनेशन सॉलिड इन लिक्विड के टर्म्स में बोल रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के टर्म्स में बोल रहे हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व इन पर 100 ग्राम है ना। अभी जो यूनिट अमाउंट कितना कर लिया अपन ने, पर 100 ग्राम, पर 100 ग्राम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट to form a saturated solution at constant temperature। आगे बात समझ, ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। आगे डेफिनेशन तो वही है, जनरल डेफिनेशन अपन ने पहले ही समझा था। 3 S लेते थे अपन, एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूशन है ना। इसका अमाउंट मैक्सिमम रखते थे, मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का अमाउंट मैक्सिमम, सॉल्वेंट का अमाउंट डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो, कैसा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और कांस्टेंट कंडीशन, एट कांस्टेंट कंडीशंस। ये तो इस तरह से अपन ने पहले भी डेफिनेशन देखी थी।
ये चीजें होती है सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन में, ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट कंडीशन। किसी भी सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन बनानी हो ऐसे बनाई जाती है। आ गया समझ में, ये था, ठीक है। तो एक तो बात हो गई डेफिनेशन की, ठीक है। अब आ रही वही बात जैसे वहां भी अपन ने क्या था गैस एंड लिक्विड वाले में भी फैक्टर्स अफेक्टिंग, वैसे यहां भी करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग में वहां अपन ने कितने फैक्टर, 4 फैक्टर, नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर। अब यहाँ प्रेशर का तो इफेक्ट अपन ने बता ही दिया कि होगा नहीं प्रेशर का तो इफेक्ट, तो फिर कितने फैक्टर रह जाएंगे, 3 फैक्टर यहाँ रह जाएंगे, नेचर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, ठीक है। आओ देखिए, तो अब आ रहे नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग है ना। कितने फैक्टर है यहाँ, 3 फैक्टर्स है। 3 फैक्टर अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से, नेचर एंड टेम्परेचर, नेचर एंड टेम्परेचर। आ रही बात समझ, नेचर टेम्परेचर, ठीक है। नेचर फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ किसकी, वही बात, जब भी 2 नेचर होगी तो किसकी नेचर होगी, एक नेचर सॉल्यूट की, एक नेचर सॉल्वेंट की, ठीक है। तो फर्स्ट नेचर ऑफ सॉल्यूट, सेकंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड थर्ड टेम्परेचर, ठीक है। इस तरह से 3 फैक्टर अपने रहेंगे, नेचर टेम्परेचर। आओ 1 बाय 1 अपन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फैक्टर अपन ले रहे हैं कौन सा, अब देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करके एक साथ ही ले लेते हैं, नेचर ऑफ सॉलिड और नेचर ऑफ सॉल्वेंट दोनों साथ ही ले लेते हैं। आओ देखो क्या, नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट एंड, है ना, एंड लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। तो इनकी नेचर देखनी है, नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, दोनों के सेम नेचर। इनकी नेचर से कैसे सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होगी, तो सिंपल सा वही अपना जो कॉन्सेप्ट है, लाइक डिसॉल्व लाइक। कौन सा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि सेम नेचर वाले, जब दोनों सेम नेचर के होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम नेचर के होंगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी। अपोजिट नेचर के होंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। फॉर एग्जांपल पोलर सॉल्यूट बोल दो या पोलर सॉलिड बोल दो, पोलर सॉल्यूट इन पोलर सॉल्वेंट, तो सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, हाई, सॉल्युबिलिटी हाई। आ रही बात समझ में, ठीक है। अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो पोलर सॉल्यूट को किसमें डिसॉल्व किया, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस, सॉल्युबिलिटी लेस। आ रही है बात समझ में, है ना। पोलर सॉल्यूट इन पोलर सॉल्वेंट दोनों सेम नेचर के हैं तो सॉल्युबिलिटी हाई हो जाएगी, दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल अपोजिट, है ना। अपोजिट मतलब कि अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, सॉल्यूट नॉन पोलर है, सॉल्वेंट अगर पोलर है तो सॉल्युबिलिटी कम आ जाएगी। आ रही बात समझ में, ये तो इस तरह से लाइक डिसॉल्व लाइक का ये फंडा यहाँ पे लगता है। अब इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं अपन कुछ, है ना। एग्जांपल की अगर बात करें, ये लो एग्जांपल NaCl। अब NaCl पोलर है कि नॉन पोलर है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो पोलर तो है ना, Na+Cl- पोलर। NaCl KCl, ठीक है, NaCl KCl यानी कि आयनिक कंपाउंड्स। किसकी बात कर रहे हैं, आयनिक सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स को अगर डिसॉल्व किया जाए इन वाटर, किसमें, वाटर में, वाटर कैसा है, पोलर है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है ना। वाटर पोलर कैसे, तो वाटर का पोलर का हमको पता ही है, वाटर कैसा रहता है, वाटर मॉलिक्यूल की अगर शेप की बात करें तो वी शेप का मॉलिक्यूल है, ये इसका नेगेटिव पोल है ऑक्सीजन वाली साइड का, ये इसका पॉजिटिव पोल है, इस तरह से, ठीक है। तो डाइपोल है ये एक तरह का। तो NaCl KCl आयनिक सॉलिड जो इन वाटर, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी,
तो सॉल्युबिलिटी हाई होगी, ठीक है। और अगर इन्हीं को NaCl KCl अगर इन्हीं को आप ले लें किसके अंदर, इन बेंजीन या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन बेंजीन, तो सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, मैं इसको यहां से रखता हूं, तो सॉल्युबिलिटी इन बेंजीन, तो सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, लेस, सॉल्युबिलिटी लेस। आ रही है बात समझ में। तो NaCl KCl को अपने वाटर में डिसोल्व करेंगे, सॉल्युबिलिटी हाई आएगी, है ना। और अगर इनको बेंजीन में डिसोल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम आएगी। आ गया समझ में, ठीक है। और देखो इसी का अपोजिट वाला एग्जांपल देखें, नॉन पोलर अगर सॉल्यूट हो, है ना, जैसे कि हाइड्रोकार्बन सॉल्यूट, जैसे कि ले लिया अपने नेफ्थेलिन जिसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये नेफ्थेलिन की स्ट्रक्चर है ना। दो बेंजीन रिंग फ्यूज रहेगी, नेफ्थेलिन एंथ्रासिन, तीन बेंजीन रिंग फ्यूज्ड रहेगी। आगे समझ में, नेफ्थेलिन, एंथ्रासिन, ठीक है। ये सब नेफ्थेलिन की तो आपने देखी, नेफ्थेलिन बॉल्स जो यूरिनल्स में यूज करते हैं, टॉयलेट्स में यूज करते हैं, व्हाइट कलर की जो बॉल्स होती है, वही जिसको अपन कपूर की गोली भी बोलते हैं, ठीक है, वही। तो नेफ्थेलिन, एंथ्रासिन ये सॉलिड है। इन वाटर तो ये कैसे रहेंगे, इनसॉल्युबल, वाटर में कैसे हैं ये, इनसॉल्युबल, ठीक है। हमने देखा भी, हम लोग घरों में यूज भी करते हैं, नेफ्थेलिन बॉल्स यूज करते हैं, टॉयलेट वगैरह में भी यूज करते हैं, तो वो वाटर में यूरिन में डिसोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो कैसे है वो, इनसॉल्युबल है, ठीक है। और अगर इन्हीं को अगर किसमें ले जाए, नेफ्थेलिन एंथ्रासिन को अगर डिसोल्व करें किसमें, इन बेंजीन, तो बेंजीन में ये अच्छी खासे सॉल्युबल है, बेंजीन में ये हाईली सॉल्युबल है, आ रही बात समझ में, ये था। तो ये हो गया फैक्टर कौन सा, लाइक डिसोल्व लाइक, दोनों फैक्टर इसमें अपन ने कवर कर लिए। कौन कौन सा, नेचर ऑफ सॉल्यूट वाला भी हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट वाला भी हो गया। सेम नेचर के होंगे तो सॉल्युबिलिटी अच्छी आएगी, अपोजिट नेचर के होंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो उसके अपन ने एग्जाम्पल वगैरह देख ली। आ रही है बात समझ में। तो दो फैक्टर अपने हो गए, अब आ रहा है थर्ड और इंपॉर्टेंट फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो नंबर 3 कर लेते हैं इसको अपन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं अपन गैस इन लिक्विड वाले सॉल्यूशंस के साथ। गैस इन लिक्विड की जब अपन ने सॉल्युबिलिटी देखी थी तो वहां टेम्परेचर इफेक्ट कैसा था, हमेशा वहां टेम्परेचर इफेक्ट होता था हमेशा इनवर्सली। कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में डिसोल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है, प्रोसेस होता है उसका एक्सोथर्मिक। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, वहां तो हमेशा क्या था, फिक्स रिलेशन है। गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड का तो रिलेशन फिक्स है, इनवर्सली का रिलेशन है ना। अपन ने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में कि गैस और गैस की सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर का इफेक्ट है, तो इनवर्सली का रिलेशन है। यहाँ हमेशा रिलेशन फिक्स नहीं रहता है, यहाँ डिपेंड करता है सॉलिड की नेचर पे और डिसोल्यूशन प्रोसेस की नेचर पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पहले था अपन लिख दें कि नॉट फिक्स्ड, कोई फिक्स रिलेशन नहीं है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप हमेशा डायरेक्टली बोल सकते हो या इनवर्सली बोल सकते हो, कुछ केसेस में डायरेक्टली होगा, कुछ में इनवर्सली होगा, जो डिपेंड करेगा सॉलिड की नेचर पे और साथ में प्रोसेस की नेचर पे। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर से अपन देखें तो 3 केस यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। फर्स्ट ए, क्या अगर सॉल्यूट की, सॉलिड अपन ने सॉलिड ले लेते है ना, सॉलिड और लिक्विड से जो सॉल्यूशन बन रहा है ये, अब ये क्या बता दिए, रिवर्सिबल, ये भी रिवर्सिबल। हाँ, क्या सॉलिड्स का डिसोल्यूशन वो भी रिवर्सिबल है, हाँ वो भी रिवर्सिबल है ना। सॉलिड भी वैसे ही जैसे गैस का रिवर्सिबल प्रोसेस देखा था, वैसे ही सॉलिड का भी। गैस में हमने क्या देखा था, गैस के मॉलिक्यूल अंदर एंटर भी करते हैं और बाहर भी निकलते हैं, अंदर भी एंटर करते हैं बाहर भी निकलते हैं। वैसे सॉलिड के साथ भी होता है, सॉलिड डिसोल्व भी होता है और साथ में क्रिस्टलाइज भी होता है, डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन दोनों साथ चलते हैं। अगर मैं इसको यहाँ प्रोसेस को मैं अगर लिखूं यहाँ पे, तो जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये हो रहा है डिसोल्यूशन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन, यानी सॉलिड क्या हो रहा है, डिसोल्व हो रहा है। और उसी में से कुछ पार्ट उसका क्या होता है, क्रिस्टलाइज भी होता है। तो बैकवर्ड में अगर देखें तो ये क्रिस्टलाइजेशन है,
बैकवर्ड में क्या चल रहा है, क्रिस्टलाइजेशन, फॉरवर्ड में डिसोल्यूशन, बैकवर्ड में क्रिस्टलाइजेशन, है ना, और फिर इन दोनों में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा और उस स्टेट को फिर अपन बोलेंगे सैचुरेशन स्टेट। ठीक है, तो वही रिवर्सिबल है। अब देखो सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है। अब अगर मान लो कि ये प्रोसेस कैसा है, अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, यानी कि हीट ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ठीक है, तो अब एंडोथर्मिक प्रोसेस है और अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू, है ना, हीट इवॉल्व कर रहा है तो डेल्टा एच का साइन, सॉरी एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो डेल्टा एच का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। प्रोसेस कैसा बन गया, एंडोथर्मिक, प्रोसेस बन गया एंडोथर्मिक। आगे बात समझ में, है ना। अब प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से बताओ प्रोसेस किधर जाएगा, कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा। हमको पता है कि एंडोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल का अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप जो भी काम करोगे, जो प्रोसेस है उसको अपोज करेगा। आपने टेम्परेचर को अप कर दिया, इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर आपने राइज कर दिया, तो अब प्रोसेस की टेंडेंसी क्या होगी, उस इंक्रीज हुए हुए टेम्परेचर को वापस से डिक्रीज करना। आ गया। अब डिक्रीज करने के लिए किधर चलेगा ये, फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा कौन सी डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, है ना, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, अब अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब कि डिसोल्यूशन बढ़ रहा है, यानी कि ज्यादा घुल रही चीज, यानी कि सॉलिड ज्यादा घुल रहा है इसका मतलब, और ज्यादा घुल रहा है तो इसका मतलब सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो रिलेशन बनाए कैसा, सॉलिबिलिटी डायरेक्टली टेम्परेचर। आगे बात समझ में आ गया, है ना। क्या था एक बार वापस से समझ लो। प्रोसेस को अपन ने क्या किया था, मतलब प्रोसेस देखा अपन ने, प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमको पता है कि जब भी किसी एंडोथर्मिक प्रोसेस को अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, और यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब डिसोल्यूशन है, और डिसोल्यूशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो गई, यानी कि जो भी अपना सब्सटेंस है, सॉलिड जो है वो ज्यादा से ज्यादा घुल रहा है, और ज्यादा घुलने का मतलब कि सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि विद टेम्परेचर सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो फिर रिलेशन कैसा हो गया, डायरेक्टली का। ठीक है, इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो कौन से ऐसे सॉलिड है जिनमें ये सब होता है, तो एग्जांपल की अगर बात करें तो एग्जांपल है NaCl, KCl, ठीक है, NaCl, KCl, KNO3, NaNO3, शुगर का भी एग्जांपल इसमें आ जाएगा, है ना। आगे बात समझ में ये, तो इन सॉलिड से केस में जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो कैसा है, वो एंडोथर्मिक है। डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इसलिए रिलेशन कैसा आ रहा है, डायरेक्टली का। आया, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आओ सेकंड टाइप के देखते हैं। ये तो हो गया ए। अब बी बोल रहे हैं, बी में बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट चलेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व किया और प्रोसेस कैसा है, वो एक्सोथर्मिक है, यानी कि हीट क्या हो रही है और इवोल्व हो रही है। तो अब डेल्टा एच का साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, अब प्रोसेस बोला जाएगा एक्सोथर्मिक, प्रोसेस अब हो जाएगा एक्सोथर्मिक। आगे बात समझ में। अब वापस से वही लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। अब बताओ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रोसेस किधर जाएगा, अब इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम या प्रोसेस शिफ्ट होगा कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड की जगह पे क्या करना होगा अपन को, फॉरवर्ड की जगह पे करना होगा अपन को बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। आ गया, प्रोसेस शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब कि डिसोल्यूशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिसोल्यूशन कम हो रहा है और क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। आ रही बात समझ। अब डिसोल्यूशन कम होने का मतलब ये क्या, कि घुलना कम हो गया, और घुलना कम होने का मतलब सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। आ रही बात समझ, सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही। तो विद टेम्परेचर यहाँ सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब रिलेशन कैसा बोला जाएगा, अब रिलेशन बन जाएगा इनवर्सली का, इनवर्सली का रिलेशन बन जाएगा, यानी टेम्परेचर के साथ सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी।
इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आएंगे कौन कौन से। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा लाइम स्टोन का एग्जाम्पल CaCO3 मार्बल वाला, CaO क्विकलाइन, ठीक है ना, क्विकलाइन का एग्जाम्पल आ जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा, ठीक है, Na2SO3 हो जाएगा, इस तरह से ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये हो जाता है अपना केस बी। आगे इसमें रिलेशन कैसा आ रहा है, इनवर्सली का आ रहा है। पहला वाले केस में कैसा आया था, डायरेक्टली का। आई बात समझ में, है ना। ठीक है, तो दो केस अपने देख लिए, भी, और थर्ड केस देखते हैं सी वाला, सी, है ना। फर्स्ट में देखा कि अपने सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डायरेक्टली है एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए इनवर्सली। अब कुछ सॉलिड्स के लिए क्या होगा, कुछ सॉलिड्स में सॉलिबिलिटी कभी कुछ एक डेफिनेट टेम्परेचर तक सॉलिबिलिटी विद टेम्परेचर इंक्रीज होती है, एंड डेफिनेट टेम्परेचर बाद वो सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल से आपको बात समझ में आ जाएगी, है ना। एग्जांपल है Na2SO4.10H2O, Na2SO4.10H2O, ठीक है, एक सॉल्ट है, इसका नाम है ग्लोबर्स सॉल्ट, ग्लोबर्स सॉल्ट। आ रही बात समझ में, ग्लोबल सॉल्ट। अब ग्लोबल सॉल्ट है, इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर 32.4 डिग्री सेल्सियस तक, है ना, 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, एंड आफ्टर दैट फिर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, Na2SO4, है ना। ये बिलो 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो क्या, अप टू 32.4 डिग्री सेल्सियस तक इसकी सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर इंक्रीज होगी, एंड 32.4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, सो अगर अपन ग्राफ में समझाना चाहें तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाएंगे, है ना। ये लो, यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया अपन ने सॉल्युबिलिटी, वाई एक्सिस के अलोंग ले लिया अपन ने टेम्परेचर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी कैसे, Na2SO4.10H2, तो वो पहले तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अप टू डेफिनेट टेम्परेचर यानी 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ये वो टेम्परेचर है 32.4 डिग्री सेल्सियस, यहां तक तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज, और फिर इसके बाद सॉल्युबिलिटी फिर से क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो यहां तक तो कौन सा भी फॉर्म है इसकी, यहां तक तो इसकी फॉर्म है Na2SO4.10H2O, Na2SO4.10H2O, और उसके बाद फिर Na2SO4। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो इसकी सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसके बाद में डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि इनमें क्या हो रहा है कि एक डेफिनेट टेम्परेचर के बाद इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज हो जाती है। अगर हम बात करें तो यहाँ भी कौन सी फॉर्म है, क्लोबर सॉल्ट की, यहाँ भी वाली जो फॉर्म है 10H2 के साथ, ये है हाइड्रेटेड फॉर्म। कैसी फॉर्म है, हाइड्रेटेड, क्योंकि अभी इसमें क्या है, साथ में वाटर है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म है। ठीक है, और ये वाली कौन सी फॉर्म है, ये एनहाइड्रस फॉर्म है, ये एनहाइड्रस फॉर्म। तो जब एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई है तो सॉलिड की नेचर क्या है, बदल जाती है। तो हाइड्रेटेड फॉर्म में तो इसकी सॉलिबिलिटी का रिलेशन डायरेक्टली का है, और एनहाइड्रस फॉर्म में इसकी सॉलिबिलिटी का रिलेशन कैसा जाएगा, इनवर्सली का हो जाएगा। तो कुछ सॉलिड में ऐसा भी है कि अप टू अ डेफिनेट टेम्परेचर सॉलिबिलिटी विद टेम्परेचर इंक्रीज होती है, एंड आफ्टर दैट ये क्या होती है, फिर डिक्रीज होने लग जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी एक टेम्परेचर के बाद उसकी वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आगे बात समझे, जैसे कि यहाँ बात कर रहे हैं तो हाइड्रेटेड फॉर्म से वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एनहाइड्रस फॉर्म में, इसलिए उसकी नेचर चेंज हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से अब देखा कि अपन ने कि इफेक्ट और टेम्परेचर में सॉलिड्स की सॉलिबिलिटी का इफेक्ट, जो टेम्परेचर पे जो इफेक्ट है वो फिक्स नहीं है। कुछ केसेस में डायरेक्टली का रिलेशन है, कुछ केसेस में इनवर्सली का रिलेशन है, कुछ में डेफिनेट टेम्परेचर तक पहले इंक्रीज होती है, बाद में डिक्रीज होती है। तो कुछ फिक्स नहीं, डिपेंड कर रहा है सॉलिड की नेचर पे और डिपेंड कर रहा है डिसोल्यूशन प्रोसेस की नेचर पे। ठीक है, और अब इन सबको अगर अपन ग्राफ में शो करें तो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है इस चीज का, सॉलिबिलिटी और टेम्परेचर का जो ग्राफ जो बनाया जा रहा है उनको बोलते हैं सॉलिबिलिटी कर्व, है ना, इनको बोलेंगे सॉलिबिलिटी कर्व। तो जैसे अगर सॉलिबिलिटी कर्व अगर अपन बनाए तो तीनों केस अगर इसमें शो करें, है ना, देखो यहां तो ले लिया अपन ने सॉलिबिलिटी, ठीक है, यहां अपन ने ले लिया टेम्परेचर, ठीक है, तो सॉलिबिलिटी का टेम्परेचर जो ग्राफ होता है उनको बोलते हैं सॉलिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो अब जैसे कि
एक ग्राफ तो ये बनेगा, इसमें तो क्या हो रहा है, विद टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये तो कौन सा केस हो गया, डायरेक्टली का रिलेशन। इसमें तो क्या हो गया, रिलेशन कैसा लग रहा है, डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली किसकी, टेम्परेचर के, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली टेम्परेचर, ठीक है। इसमें देखो अब एक केस में ये हो रहा है कि सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली किसके, टेम्परेचर के। आगे समझ में, ये तो हो गया डायरेक्टली का रिलेशन, ये इनवर्सली का रिलेशन। एक केस इसमें बनाए थे जो अप टू डेफिनेट टेम्परेचर तक तो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, एंड आफ्टर उसके बाद क्या हो रही थी, वो डिक्रीज हो रही थी। आ गया, तो ये जैसे कि ये अभी जो अपन ने क्लोबर्ट सॉल्ट वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है। अगर अपन इसको शो करें तो Na2SO4.10H2O यहां तक इंक्रीज हुई है, और उसके बाद में Na2SO4 तक ये फिर क्या हुई है, डिक्रीज हो रही है। आ गया, तो तीनों टाइप की देखनी है, सॉलिडिटी डायरेक्टली टेम्परेचर का रिलेशन, ये इनवर्सली का रिलेशन है, और ये अप टू डेफिनेट टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, बाद में डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से इन ग्राफ को फिर क्या बोला जाएगा, सॉल्युबिलिटी कर्व्स, इनको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व्स। कर्व्स जो प्लॉट किए गए बिटवीन किस किस के, सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर के बीच में जो बनाए गए, उन्हीं को बोल रहे सॉल्युबिलिटी कर्व। आ रही बात समझ में। इस तरह से फैक्टर्स अफेक्टिंग थे, तीन फैक्टर थे, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, नेचर टेम्परेचर। तो इसी हिसाब से सॉलिड्स की जो सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड वाला टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। आ रही बात समझ में, ठीक है।